रात के 2 बजे हैं। घर के सभी लोग सो चुके हैं। रूम की सभी लाइट्स ऑफ हैं और रूम में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। लेकिन उसी अंधेरे में एक लड़का अपने बेड पर बैठा है और अपना फोन देख रहा है। उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं और एक अच्छी नौकरी भी है। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सेट लगती है। कोई भी उसको देखता है तो यही कहता है कि उसके पास वह सब कुछ है जो एक इंसान चाहता है। लेकिन पता है दोस्तों, इस वक्त वह अपने फोन में कोई टाइम पास नहीं कर रहा, कोई काम भी नहीं कर रहा, बल्कि एक लड़की की प्रोफाइल देख रहा है। एक ऐसी लड़की जिससे उसका रिश्ता सालों पहले ही खत्म हो चुका था। वह उससे बात नहीं करता, उसने उसे मैसेज भी नहीं किया और सालों से उनके बीच कोई बातचीत भी नहीं हुई। और सच कहें तो वह अपनी पुरानी लाइफ में वापस भी नहीं जाना चाहता है। वह जानता है कि वो चैप्टर अब खत्म हो चुका है। वो जानता है कि अब सब कुछ बदल चुका है। लेकिन फिर भी कभी कभी किसी कारण से उसका दिमाग उस इंसान तक पहुंच जाता है। कभी किसी म्यूजिक की वजह से, तुझसे दूर मैं कहीं वजह के लिए कभी किसी मेमोरी की वजह से, तुम झूठ मत बोलो। और कभी कभी तो सिर्फ एक नाम की वजह से। और हर बार वह खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, मैं अभी तक उस इंसान को भूल क्यों नहीं पाया। यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। कहीं कोई लड़की है जो हर रात सोने से पहले अपने एक्स की प्रोफाइल देखती है, पुरानी चैट्स पढ़ती है और फोटोज देखती है, जबकि उसने खुद ही वह रिश्ता खत्म किया था। कहीं कोई दूसरा इंसान है जो नए रिलेशनशिप में होने के बावजूद किसी पुराने इंसान को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। और सबसे अजीब बात यह है, इनमें से ज्यादातर लोग उस पुराने रिश्ते में जाना भी नहीं चाहते। वे जानते हैं कि वो चैप्टर खत्म हो चुका है। वे जानते हैं कि अब सब कुछ बदल चुका है। वे जानते हैं कि अब आगे बढ़ जाना ही सही है। लेकिन फिर भी उनका दिमाग मानने को तैयार नहीं होता। जरा सोचकर देखिए दोस्तों, अगर इंसान एक लॉजिकल क्रिएचर है तो वह बार बार अपने पास्ट में क्यों लौटता है। अगर हम जानते हैं कि कोई रिश्ता खत्म हो चुका है तो हमारा दिमाग उसे खत्म क्यों नहीं होने देता। अगर हम समझते हैं कि कोई इंसान हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं तो उसकी यादें हमारे दिमाग में इतनी जिंदा क्यों रहती हैं। और क्यों कुछ लोग महीनों में आगे बढ़ जाते हैं जबकि कुछ लोग सालों बाद भी उसी जगह खड़े रहते हैं। आखिर दिमाग किसी इंसान को पकड़ कर क्यों बैठ जाता है। क्यों कुछ चेहरे महीनों में धुंधले पड़ जाते हैं जबकि कुछ चेहरे सालों बाद भी उतने ही साफ दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आपको यह तो रियलाइज हो जाएगा कि जिसे आप प्यार की समस्या समझ रहे थे वह असल में आपके दिमाग की एक बहुत ही गहरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हम प्यार के बारे में सोचते हैं तो हमेशा एक ही बात सुनने को मिलती है, दिल की सुनो। फिल्मों में, गानों में, कहानियों में हर जगह प्यार को दिल से जोड़ा जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्यार की शुरुआत दिल से होती है और प्यार दिल में ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर विज्ञान से पूछा जाए कि प्यार की शुरुआत कहाँ होती है तो जवाब शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि विज्ञान के अनुसार प्यार की शुरुआत दिल में नहीं, प्यार की शुरुआत दिमाग से होती है। कुछ साल पहले एक फेमस न्यूरो साइंटिस्ट हेलन फिशर ने कुछ लोगों की ब्रेन स्कैन किए। वे लोग थे जो किसी के प्यार में थे, किसी को गहराई से चाहते थे या किसी के बारे में लगातार सोचते रहते थे। वैज्ञानिकों को लग रहा था कि उनके ब्रेन के वो हिस्से सबसे ज्यादा एक्टिवेट होंगे जो इमोशंस जुड़े होते हैं। लेकिन जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। जब उन लोगों को उस इंसान की तस्वीर दिखाई गई जिससे वो प्यार करते थे तो उनके ब्रेन का एक हिस्सा सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो गया, जिसका नाम है वेंट्रल टैगमेंटल एरिया यानी VTA। यह नाम सुनने में थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत आसान है। यह ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। यह सिस्टम उस टाइम भी एक्टिवेट होता है जब आप किसी गोल के करीब पहुंचते हैं, जब आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है या जब आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जिसकी आपको तीव्र इच्छा थी। और यहीं से कहानी अचानक प्यार से न्यूरो साइंस की तरफ मुड़ जाती है। जब आप किसी खास इंसान का मैसेज देखते हो, उसकी आवाज सुनते हो, उसका नाम सुनते हो या फिर लगातार उसके बारे में सोचते रहते हो तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन को अक्सर खुशी का केमिकल कहते हैं, लेकिन यह एक ऐसा केमिकल है जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि यह चीज इम्पोर्टेंट है, इसे मत छोड़ो। यही कारण है कि प्यार में इंसान बार बार उस दूसरे इंसान के बारे में सोचता रहता है। उसका ध्यान बार बार उस दूसरे इंसान की तरफ जाता है। वह बिना किसी मजबूरी के उस दूसरे इंसान की तरफ खिंचता चला जाता है। यानी जब हम प्यार में होते हैं तो सिर्फ इमोशंस काम नहीं कर रहे होते, बल्कि आपका पूरा रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो रहा होता है। दिमाग उस इंसान को इंसान की तरह नहीं देखता,
वह उसे रोबोट की तरह देखता है। इसी वजह से प्यार के शुरुआती दिनों में लोग घंटों तक किसी के बारे में सोचते रहते हैं, बार बार फोन चेक करते रहते हैं, उसके मैसेज का इंतजार करते रहते हैं और कई बार तो दुनिया की बाकी चीजों से अपना इंटरेस्ट तक खो देते हैं, क्योंकि उस समय उनके ब्रेन का मोटिवेशनल सर्किट पूरी तरह से उस दूसरे इंसान की तरफ ही फोकस्ड होता है। तो दोस्तों, अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि किसी को भूलना इतना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि प्यार अगर इमोशन से जुड़ा होता तो बाकी इमोशंस की तरह समय के साथ खत्म भी हो जाता। लेकिन अगर प्यार दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा है तो मामला बहुत गहरा है। तब हम सिर्फ एक इंसान को मिस नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड सिस्टम को मिस कर रहा होता है, एक ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम जिसकी उसे आदत पड़ चुकी थी। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, अगर प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक रिवॉर्ड सिस्टम है तो क्या किसी इंसान की लत भी लग सकती है? क्या यह पॉसिबल है कि हम जिस इंसान को भूल नहीं पा रहे उसके पीछे सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक पूरी न्यूरोलॉजिकल एडिक्शन काम कर रही हो? और अगर ऐसा है तो अब तक हम प्यार को पूरी तरह से गलत समझते आए हैं। पहली बार यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि क्या एक इंसान दूसरे इंसान का एडिक्शन बन सकता है, क्योंकि अब तक हम लोग एडिक्शन वर्ड को अल्कोहल, ड्रग्स या गैम्बलिंग जैसी चीजों से जोड़ते आए हैं। जब एक इंसान का ब्रेकअप होता है तो बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे उसने सिर्फ एक रिलेशनशिप खोई है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। कुछ स्टडीज में रिसर्चर्स ने उन लोगों के भी ब्रेन स्कैन देखे जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। रिसर्चर्स ने पाया कि जब इन लोगों को उस इंसान की तस्वीर दिखाई गई जिसे भी खो चुके थे, तो उनके ब्रेन के सेम वही रिवॉर्ड सर्किट एक्टिवेट हो रहे थे जो पहले प्यार के समय एक्टिवेट होते थे। यानी रिश्ता तो खत्म हो चुका था, लेकिन ब्रेन अभी भी उसे एक रिवॉर्ड की तरह देख रहा था, एक ऐसी चीज जिसे वह खोना नहीं चाहता। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब कोई रिवॉर्ड अचानक हमारी जिंदगी से गायब हो जाता है तो ब्रेन उसे पाने की बहुत कोशिश करता है। यही वजह है कि ब्रेकअप के बाद लोग बार बार पुरानी फोटोज देखते हैं, पुरानी चैट्स पढ़ते हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हैं या बार बार उन्हीं यादों में लौट आते हैं। बाहर से यह एक इमोशनल बिहेवियर लगता है, लेकिन अंदर से ब्रेन उस खोई हुई रिवॉर्ड को खोज रहा होता है। वह यह समझने की कोशिश कर रहा होता है कि जो चीज उसे इतने दिनों से एक्साइटमेंट और खुशी देती थी वह अचानक कहाँ चली गई। कुछ रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि ब्रेकअप के बाद कुछ लोगों के ब्रेन पैटर्न सेम उन लोगों से मिलते जुलते थे जो एडिक्शन के विड्रॉल फेज से गुजर रहे थे। इसका मतलब यह नहीं कि प्यार ड्रग्स या एल्कोहल जैसा ही है, लेकिन दोनों में एक चीज जरूर समान है, दोनों ही ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और दोनों के अचानक गायब होने पर ब्रेन प्रोटेस्ट भी करता है। यही कारण है कि ब्रेकअप सिर्फ इमोशनल पेन नहीं देता, कई बार इंसान फिजिकली थका हुआ महसूस करता है, उसका ध्यान भटकता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और बार बार वह उसी इंसान के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि वह सिर्फ उस इंसान को मिस नहीं कर रहा होता, वह उस डोपामिन सोर्स को मिस कर रहा होता है जो लंबे समय तक उसके दिमाग को एक्साइटमेंट, एंटिसिपेशन और रिवॉर्ड देता रहा। और दोस्तों, यही वजह है कि कुछ लोग महीनों या सालों बाद भी किसी इंसान को भूल नहीं पाते, क्योंकि उनके लिए वह इंसान सिर्फ एक मेमोरी नहीं था, वह उनके रिवॉर्ड सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। जब उसका मैसेज आता था तो दिमाग को डोपामिन मिलता था, जब वह मिलता था तो दिमाग को एक्साइटमेंट मिलती थी, और जब वह इंसान साथ होता था तो ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता था, और जब वह चला गया तो ब्रेन को ऐसा लगा जैसे कि उससे कुछ जरूरी चीज छीन ली गई हो। अब तक आपने देखा कि प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम से डीपली जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ एक ही इंसान पर क्यों अटक जाता है? क्यों सिर्फ एक ही इंसान सालों बाद भी याद रहता है, जबकि दर्जनों लोग हमारी जिंदगी से गुजरकर गायब हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब शायद उस इंसान में नहीं बल्कि आपके अंदर है, क्योंकि अट्रैक्शन हर बार सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि सामने वाला कौन है, कई बार वह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन हैं, आपके पुरानी एक्सपीरियंस क्या हैं और आपका ब्रेन रिश्तों को किस तरह समझता है। साइकोलॉजिस्ट जॉन बाउली और बाद में रिसर्चर मैरी एंसवर्थ ने यह समझने की कोशिश की कि बचपन में हमारे सबसे करीबी रिश्ते हमारे फ्यूचर के रिलेशन को कैसे शेप करते हैं। उनका मानना था कि बचपन में हमें जिस तरह का प्यार, सुरक्षा और इमोशनल सपोर्ट मिलता है, हमारा ब्रेन उसी की बेस पर रिश्तों का एक ब्लूप्रिंट बना लेता है, और बाद में यही ब्लूप्रिंट यह तय करता है कि हम किस तरह के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, रिश्तों में हम कैसा बिहेव करेंगे और किसी को खोने पर हम कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे को बचपन में लगातार प्यार, सुरक्षा और इमोशनल सपोर्ट मिला हो तो वह अक्सर सिक्योर अटैचमेंट डेवलप करता है। वह प्यार को लेकर लगातार डर या इनसिक्योर फील नहीं करता,
क्योंकि इसके दिमाग ने बचपन से ही सीखा होता है कि प्यार सिक्योर होता है। लेकिन हर किसी का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों को बचपन में प्यार कभी मिलता है तो कभी नहीं मिलता, कभी अटेंशन मिलता है तो कभी नहीं मिलता, कभी कोई उनके लिए अवेलेबल होता है तो कभी कोई नहीं होता। ऐसे एक्सपीरियंस कई बार इनॉक्सियस अटैचमेंट डेवलप करते हैं। ऐसे लोग रिश्तों में ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, वे रिजेक्शन से ज्यादा डरते हैं और जब कोई उनसे दूर जाने लगता है तो उसे छोड़ने की बजाय वह उसे और भी मजबूती से पकड़ लेते हैं। कई बार एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ इसलिए अट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि वह परफेक्ट है। कई बार वह उस इंसान की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होता है क्योंकि वह उसके पुराने इमोशनल पैटर्न से मैच कर रहा होता है। उसका ब्रेन उन सभी फीलिंग्स को फेमिलियर मानता है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार एक जैसे रिश्तों में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे बार बार अलग अलग इंसानों को चुन रहे हैं, लेकिन असल में उनका दिमाग बार बार वही सेम इमोशनल स्टोरी रिपीट कर रहा होता है जो उसने बहुत पहले ही सीख ली थी। इसी वजह से कुछ लोग हमारे लिए इतने पावरफुल बन जाते हैं क्योंकि वे हमारे फियर, होप्स, इनसिक्योरिटीज और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से जुड़ जाते हैं। हम सिर्फ उन्हें नहीं चाहते, हम उस इमोशनल पैटर्न को जी रहे होते हैं जो हमारे अंदर बहुत पहले से मौजूद है। यही कारण है कि कभी कभी किसी एक इंसान को भूलना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम सिर्फ उसे नहीं खो रहे होते, हम अपने अंदर की किसी अधूरी जरूरत, किसी पुराने घाव या किसी पुराने सपने को खोते हुए महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ पर अब एक और सवाल उठता है कि अगर प्यार कनेक्शन या अट्रैक्शन के बारे में है तो कई बार सबसे इंटेंस अट्रैक्शन उन्हीं लोगों के लिए क्यों होता है जो हमें पूरी तरह से नहीं मिलते? क्यों कई बार जितना कोई दूर जाता है उतना ही वह हमारे दिमाग में जगह बनाने लगता है? क्यों अधूरी कहानियाँ पूरी कहानियों से ज्यादा याद रहती हैं? और क्यों कई बार जो इंसान हमारे पास नहीं होता वह हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा मौजूद रहता है? इस सवाल का जवाब एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिस्ट प्रिंसिपल में छिपा है जिसे स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट सियाल्डिनी ने अपने रिसर्च में पाया कि इंसान उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यूएबल मानता है जो आसानी से अवेलेबल नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहें तो जब किसी चीज़ की कमी होती है तो हमारा ब्रेन उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। यही कारण है कि लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा एक्साइटिंग लगते हैं, सोल्ड आउट टिकट्स ज़्यादा डिजायरेबल लगती हैं और कई बार वही चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षक लगती है जो हमारे पास नहीं होती। और यही पैटर्न रिलेशनशिप में भी दिखाई देता है। जब कोई इंसान हमेशा पूरी तरह से अवेलेबल नहीं होता और जब उसका अटेंशन कभी कभी मिलता है तो हमारा ब्रेन उस इंसान को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानने लगता है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहते हैं। यह हमारे दिमाग की एक नेचुरल रिएक्शन है। जैसे किसी छोटे बच्चे से कह दो कि वह किसी पर्टिकुलर रूम में नहीं जा सकता तो अचानक वही रूम उसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग जगह बन जाता है। यही वजह है कि कई बार अनअवेलेबल लोग इतने अट्रैक्टिव लगते हैं। जरूरी नहीं कि वे सबसे अच्छे हों, जरूरी नहीं कि वे हमारे लिए सही हों, लेकिन उनका अनअवेलेबल होना ही हमारे दिमाग में उनकी वैल्यू बढ़ा देता है। इसे कई बार फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट भी कहा जाता है, यानी जो चीज़ दूर है, जो पूरी तरह से हमारी नहीं है, वह कई बार हमें और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन पता है दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ शुरू नहीं होती, क्योंकि अगर कोई इंसान शुरू से ही अनअवेलेबल हो तो हमारा दिमाग धीरे धीरे इसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन असली ट्रैप तब बनता है जब कोई कभी पास आता है और फिर दूर चला जाता है, कभी अटेंशन देता है फिर गायब हो जाता है, कभी ऐसा फील कराता है कि वह तुम्हारा है और अगले ही पल ऐसे बिहेव करता है जैसे आप उसके लिए कुछ भी नहीं हो। उस टाइम हमारा ब्रेन सिर्फ कमी महसूस नहीं करता, वह कंफ्यूज हो जाता है, वह कंफ्यूजन महसूस करता है और कई बार कंफ्यूजन अट्रैक्शन को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है, क्योंकि अब दिमाग सिर्फ उस इंसान को नहीं चाहता, वह जवाब चाहता है, वह समझना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था। साइकोलॉजिस्ट BF स्काइनर ने बहुत पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि किसी बिहेवियर को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका हमेशा रिवॉर्ड देना नहीं है, बल्कि कभी रिवॉर्ड देना और कभी रिवॉर्ड ना देना है। इसे इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट या वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। सुनने में यह आपको थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन इसका असर हमारी पूरी लाइफ में हर जगह दिखाई देता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक कसिनो में हैं, आपके सामने एक स्लॉट मशीन रखी है। अगर हर बार
बटन दबाने पर आपको रिवॉर्ड मिलता रहे तो कुछ टाइम बाद वह मशीन आपको बोरिंग लगने लगेगी। लेकिन अगर कभी रिवॉर्ड मिले, कभी नहीं मिले, कभी छोटा रिवॉर्ड मिले और कभी बड़ा रिवॉर्ड मिले, तो आप बार बार कोशिश करते रहोगे, क्योंकि आपका दिमाग सोचता रहेगा शायद अगली बार कोई रिवॉर्ड मिल जाए। और यही अनसर्टेनिटी आपको मशीन से बांधे रखती है। कुछ रिलेशनशिप सेम इसी तरह काम करते हैं। कभी बहुत प्यार मिलता है, कभी बिल्कुल दूरी, कभी घंटों बातें होती हैं, कभी कई दिनों तक कोई जवाब ही नहीं आता। कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है और अगले ही पल ऐसा फील होता है जैसे उसे आपकी जरा भी परवाह नहीं है। और धीरे धीरे यह रिलेशनशिप एक इमोशनल स्लॉट मशीन बन जाता है। जब हमें पता नहीं होता कि अगला रिवॉर्ड कब मिलेगा, तो हमारा अटेंशन और भी ज्यादा उस चीज पर टिक जाता है। इसलिए हर बार जब वह इंसान अचानक प्यार दिखाता है, मैसेज करता है, केयर करता है या वापस आता है, तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन क्योंकि यह रिवॉर्ड प्रेडिक्टेबल नहीं होता, इसलिए उसका असर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। दिमाग बार बार उसी रिवॉर्ड का इंतजार करता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे एक गैम्बलर अगली जीत का इंतजार करता है। धीरे धीरे इंसान उस रिश्ते से नहीं बल्कि उस उम्मीद से जुड़ जाता है कि शायद अगली बार सब ठीक हो जाए। यही कारण है कि कई टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। बाहर से देखने वाले कहते हैं अगर वह तुम्हें दुख दे रहा था तो उसे छोड़ क्यों नहीं दिया, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर प्यार और दर्द एक ही सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। कई बार हम सिर्फ उस इंसान को पकड़ कर नहीं बैठे होते, हम रियल मोमेंट को पकड़ कर बैठे होते हैं जब उसने हमें इम्पोर्टेंट फील कराया था। हमारा दिमाग उन्हीं पलों को बार बार रिप्ले करता है। वह अच्छे मोमेंट को मैग्नीफाई करता है और बुरे मोमेंट को इग्नोर करने लगता है, क्योंकि दिमाग अब भी जैकपॉट का इंतजार कर रहा होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक गैम्बलर बार बार हारने के बाद भी मशीन नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, अब हम समझ चुके हैं कि रिवॉर्ड सिस्टम काम कैसे करता है। कुछ लोग हमारे लिए इतने पावरफुल क्यों बन जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर रिश्ता खत्म हो चुका है, वह इंसान जा चुका है, दिमाग जानता है कि वह स्टोरी खत्म हो चुकी है, तो फिर वही दिमाग उस इंसान को छोड़ता क्यों नहीं है। पहली नज़र में इसका आंसर बहुत ही आसान लगता है। हम सोचते हैं कि शायद वह उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन साइकोलॉजी एक अलग ही कहानी बताती है। कई बार प्रॉब्लम उस इंसान में नहीं होती जो चला गया, बल्कि कई बार प्रॉब्लम हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके में होती है। इमेजिन करो कि आप एक मूवी देख रहे हैं, कहानी अपने सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ पर पहुंचती है। आप जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हो कि आगे क्या होगा, हीरो जीतेगा या हारेगा, दोनों लवर्स मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। लेकिन तभी अचानक स्क्रीन खाली हो जाती है और फिल्म खत्म हो जाती है। कोई जवाब नहीं, कोई एंडिंग नहीं, सिर्फ सवाल। अब होगा क्या कि आप कई दिनों तक उस मूवी के बारे में सोचते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला था। आप बार बार उस मूवी की एंडिंग के बारे में सोचोगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा अधूरी चीजों को पूरा करना चाहता है। यही कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में ज़ीगार्निक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस इफेक्ट के अनुसार हमारा ब्रेन अधूरी चीजों, अधूरी कहानियों और अधूरी बातों को उन चीजों से ज्यादा याद रखता है जो पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि दिमाग एक क्लोजर चाहता है, उसे कंक्लूजन चाहिए। उसे यह जानना होता है कि आखिर कहानी खत्म कैसे हुई। और यही ब्रेकअप के बाद भी होता है। कई बार रिलेशनशिप खत्म होने का दर्द सिर्फ सेपरेशन का दर्द नहीं होता। कई बार दर्द इस बात का होता है कि हमें आंसर नहीं मिले, उसने ऐसा क्यों किया, क्या वह कभी मुझसे प्यार करता था, अगर हम थोड़ा और कोशिश करते तो क्या सब ठीक हो सकता था, क्या गलती मेरी थी। ऐसे सवाल दिमाग में खुले लूप्स की तरह रह जाते हैं और जब तक ये लूप्स बंद नहीं होते, ब्रेन बार बार उन्हीं यादों में लौटता रहता है। इसलिए कुछ लोग सालों बाद भी किसी इंसान को याद करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि वे अभी भी उससे प्यार करते हों। कई बार वे सिर्फ एक अधूरी कहानी के अंदर फंसे होते हैं। उनका ब्रेन उस चैप्टर को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है जो कभी प्रॉपर्ली बंद ही नहीं हुआ था। वे उस इंसान को नहीं खोज रहे होते, वे उस एंडिंग को खोज रहे होते हैं जो उन्हें कभी मिली ही नहीं। अब इस वीडियो का सबसे मेन और आखिरी सवाल आता है, अगर दिमाग इस लूप में फंस सकता है तो क्या वह इससे बाहर भी निकल सकता है? क्या किसी ऐसे इंसान से आगे बढ़ा जा सकता है जिसके बारे में सोचते सोचते साल बीत गए हों? इन सभी सवालों का जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको यादों से नहीं लड़ना पड़ेगा। इसके लिए ब्रेन को दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा। अब मैं आपको 5 सबसे आसान तरीके बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ किसी को ब्लॉक करना या किसी से बात बंद करने से नहीं है। इसका असली गोल ब्रेन रीवायरिंग है। जरा सोचकर देखिए दोस्तों, अगर कोई घाव बार बार कुरेदा जाए तो क्या वह घाव भर सकता है?
शायद नहीं। और यही बात दिमाग पर भी लागू होती है। हर बार जब आप उसकी प्रोफाइल देखते हो, पुरानी फोटोज देखते हो या फिर उसके अपडेट चेक करते हो, तो आप अपने ब्रेन को वही पुराना रिवॉर्ड सर्किट एक्टिवेट करने का मौका देते हो। लेकिन जब कॉन्टैक्ट बंद हो जाता है तो धीरे धीरे ब्रेन को यह सीखने का मौका मिलता है कि अब उसे उस पर डिपेंड नहीं रहना है। शुरुआत में यह खालीपन जैसा लगता है, लेकिन हीलिंग की शुरुआत यहीं से होती है। दूसरा स्टेप है रिमूव ट्रिगर्स, क्योंकि कई बार समस्या इंसान नहीं होता, समस्या भी रिमाइंडर्स होते हैं जो बार बार उसे आपके दिमाग में वापस ले आते हैं। कोई पुराना म्यूजिक, कोई गिफ्ट, कोई चैट, कोई स्पेशल प्लेस या फोन की गैलरी में पड़ी कोई पुरानी फोटो। हमारा ब्रेन कॉज के आधार पर पुरानी मेमोरी एक्टिवेट करता है, इसलिए जितने ज्यादा ट्रिगर्स होंगे उतनी ज्यादा बार वह पुराना इमोशनल लूप शुरू होगा। इसका ये मतलब नहीं कि आपको अपनी हिस्टोरी मिटानी है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि रिकवरी के दिनों में आपको अपने ब्रेन को थोड़ा सा स्पेस देना है। यह वही पार्ट है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। अगर किसी इंसान ने लंबे समय तक आपके रिवॉर्ड सिस्टम में एक बड़ी जगह घेर रखी थी तो सिर्फ उसे हटाना काफी नहीं है, बल्कि उस जगह में कुछ ना कुछ नया भरना पड़ेगा। नए स्किल्स, नए गोल्स, नए फ्रेंड्स या फिर नए एक्सपीरियंस, क्योंकि ब्रेन रिवॉर्ड चाहता है। अगर उसे नए और हेल्दी रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे तो वह पुराने रिवॉर्ड की तरफ वापस भागेगा। इसलिए हीलिंग सिर्फ किसी को छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि हीलिंग कुछ नया बनाने का भी नाम है। यह थोड़ा मुश्किल पार्ट है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग दर्द को फील करने की बजाय उससे भागने की कोशिश करते हैं। हम खुद को बिजी रखते हैं, सोशल मीडिया में खो जाते हैं और नई डिस्ट्रैक्शन से ढूंढते हैं। लेकिन कई बार रिकवरी तब होती है जब हम भागना बंद कर देते हैं, जब हम यह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, यह रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, यह पेन रियल है और हाँ, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, एक्सेप्टेंस का मतलब रियलिटी से लड़ना बंद करना है। कई बार हम सिर्फ उस इंसान को नहीं खोते, बल्कि हम अपनी आइडेंटिटी का एक हिस्सा भी खो देते हैं। हम इतने समय तक हम बनकर जीते हैं कि मैं कौन हूँ यह भूल ही जाते हैं। हमारी रूटीन, हमारे सपने, हमारे फ्यूचर प्लान्स सब किसी और से जुड़े होते हैं। और जब वह इंसान चला जाता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, हमारी पूरी पुरानी आइडेंटिटी भी टूट जाती है। इसलिए असली हीलिंग तब शुरू होती है जब आप अपनी कहानी दोबारा लिखना शुरू करते हो, जब आपकी आइडेंटिटी किसी और से नहीं बल्कि खुद आप से बनने लगती है। किसी को भूलना उसका नाम मिटाना नहीं है, किसी को भूलना उसकी यादों को मिटाना भी नहीं है। रियल मीनिंग तब होती है जब वह इंसान जो चला गया वह आपकी स्टोरी का एक छोटा सा चैप्टर बन के रह जाता है। शायद इस पूरी वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह नहीं कि हम लोगों को क्यों नहीं भूल पाते, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि हम उन्हें भूलना ही क्यों चाहते। क्योंकि अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं होता तो शायद आज आप वह नहीं होते जो आज आप हैं। हर इंसान जो हमारी ज़िंदगी से गुजरता है अपने साथ कुछ छोड़ जाता है, कभी एक मेमोरी, कभी एक घाव, कभी एक ताकत, कभी एक लेसन। समय के साथ हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि ज़िंदगी का मतलब किसी को पास रखना नहीं है, ज़िंदगी का मतलब उनसे कुछ लेकर आगे बढ़ना है। शायद इसी वजह से कुछ लोग सालों बाद भी याद आ जाते हैं, क्योंकि वे हमारे अतीत का हिस्सा नहीं होते, वे हमारी पहचान का हिस्सा बन चुके होते हैं। और पहचान को भुलाया नहीं जाता, उसे साथ लेकर जिया जाता है। आज दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे हैं जो हमारे अंदर रह जाते हैं। यह बात जितनी पेनफुल है उतनी खूबसूरत भी है, क्योंकि इंसान सिर्फ यादें बनाने वाली मशीन नहीं है, वह मीनिंग बनाने वाली मशीन है। इसलिए सवाल कभी यह नहीं था कि मैं उसे कब भूलूंगा, शायद सही सवाल यह था कि उसने मुझे क्या सिखाया। क्योंकि जिस दिन इस सवाल का जवाब मिल जाता है उसी दिन यादें बोझ लगना बंद हो जाती हैं और कहानी आखिरकार पूरी हो जाती है।